Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. आज का हमारा टॉपिक है द चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स व्हाइल टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। जब एक टीचर डाइवर्स क्लासरूम में सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाती हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस टीचर्स के द्वारा फेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो चैलेंजेस का मतलब है डिफिकल्टीज, एंड अगर डाइवर्स क्लासरूम की बात की जाए तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देती हूं। डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी। अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है ना। हमारा देश एक डाइवर्स देश है। दैट मीन्स यहां पर बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। अब डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग इसी देश में रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। इसके अलावा सबका अलग अलग एक ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है डाइवर्सिटी। अब आप देखो, जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हो तो क्या आपको एक तरीके के बच्चे देखने को मिलते हैं या एक भाषा बोलने वाले बच्चे मिलते हैं? नहीं ना। तो आपको क्लासरूम में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी कैसे? आपकी क्लास में डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लर्नर भी होंगे, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले, डिफरेंट रिलीजन को एंड डिफरेंट रीजन से बिलोंग आपको लर्नर मिलेंगे। इसके अलावा मोर ओवर एक और डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, वो है एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी की। तो अलग अलग एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के लर्नर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिनका अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको किसी न किसी किस्म का जो है डिसऑर्डर है। ठीक है, या इलनेस, अभी उनको किसी न किसी इलनेस से वो सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या समझना है कि क्लासरूम में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इतनी डाइवर्सिटी को अटेंड करना एक टीचर के लिए कितना डिफिकल्ट है या किस तरीके के चैलेंजेस टीचर्स को देखने को मिलते हैं, वो हम यहां पर जानेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि इंग्लिश जब हम पढ़ाते हैं, जैसे कोई भी सेकेंड लैंग्वेज जब पढ़ाई जाती है तो उसको पढ़ाने में भी क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। फाइन, अब सबसे पहले इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर एक दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखो, एक होता है बाइलिंगुअल, एक होता है मल्टीलिंगुअल। ध्यान से सुनना, कई बार एग्जामिनर ना डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस। ओके, द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस मतलब जो दो भाषाएं बोल पाए, बाइलिंगुअल। सो बाय मतलब दो। अब बात करते हैं मल्टी मतलब दो से ज्यादा। सो मल्टीलिंगुअल का मतलब है द एबिलिटी टू स्पीक मोर देन टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहां पर लिखो टू लैंग्वेजेस। मैं लैंग्वेजेस को थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड यहां पर लिखो मोर देन टू लैंग्वेजेस। ठीक है, द एबिलिटी टू स्पीक मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। ये पॉइंट आपने ध्यान रख लिया। अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअल के बारे में, तो इसको हम लिख लेते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। भाई, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है? अलग अलग लैंग्वेजेस, लाइक मोर देन टू लैंग्वेजेस को यूज करना क्लासरूम में। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए। क्यों? इससे होगा ये कि एक तो चिल्ड्रन एनकरेज होंगे, दूसरा ये दे विल फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट है सेकेंड लैंग्वेज में वो भी डेवलप होंगे। राइट, तो इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह यूज करना चाहिए। एंड ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको एक ये भी बता रखी है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
अगर हम एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये बात देखें कि भाई जो ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसके क्या गोल होने चाहिए, तो पहला है अटेनमेंट ऑफ द प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ठीक है, कि जो सेकंड लैंग्वेज है दैट मीन्स इंग्लिश जिसको पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि बाद में बच्चों में इतनी डेवलपमेंट कर दो कि जब वो अपनी क्लासरूम में हो और जब वो सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो तो उनके एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स भी उसी लैंग्वेज में होने चाहिए। ओके, तो अब ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली इंग्लिश के बारे में, बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस एक टीचर को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है ओवर क्राउडेड क्लासरूम, एक ऐसी क्लासरूम जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारे। सो अब क्लासरूम अगर ओवर क्राउडेड होगी, इतनी भीड़ भाड़ होगी, देन इट विल रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली। जाहिर सी बात है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे देन ऑफ कोर्स इट विल रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली, कि टीचर अच्छे से इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा पाएगी। एक तो ये होगा कि इतने सारे बच्चों को एक साथ संभालना मुश्किल। दूसरा ये दिक्कत है कि इतनी डाइवर्सिटी में भी टीचर जो है अपनी कितने टीचिंग मेथड को यूज करेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर के लिए। एंड तीसरा डिफिकल्टी ये भी आ जाती है, अगर ओवर क्राउडेड क्लासरूम होती है देन टीचर कैन नॉट पे द पर्सनल अटेंशन टू द लर्नर। दैट मीन्स कि टीचर जो है वो अपनी लर्नर पर पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएगी अगर ओवर क्राउडेड क्लासरूम होगी। तो क्लासरूम हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन कम होना चाहिए चिल्ड्रन का क्लासरूम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्कूल एनवायरनमेंट। अब स्कूल का एनवायरनमेंट सपोज करो अगर हेल्दी नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, तो लर्नर वहां पर क्या सीखेंगे, है ना। तो ये भी अपने आप में क्या है, चैलेंज है। तो स्कूल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कंजीनियल। कंजीनियल का मतलब होता है प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब होता है एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जहां पर बच्चे अपने ओपिनियन रख पाए। ठीक है, जहां पर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट है स्कूल का एनवायरनमेंट परमिसिव होना चाहिए। दैट मीन्स एक ऐसी परमिशन सॉर्ट ऑफ थिंग यहां पर बोला गया है, परमिशन टू इनेबल लर्नर टू हियर, सी एंड यूज इंग्लिश। एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे इंग्लिश को सुन पाए, देख पाए, यूज कर पाए, प्रयोग कर पाए। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सुनना इंग्लिश को चलो समझ में आता है, अब ये देख और यूज करना भी समझ में आता है कि हाँ भाई लर्नर जो है वो इंग्लिश को यूज कर पाए, है ना, बोल पाए। मतलब अब ये सी का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर सी का मतलब ये नहीं कि वो भाषा को देख पाए, कहने का मतलब है दूसरों को जो है भाषा बोलते हुए देख पाए। ठीक है, यहां पर वो मतलब है। नेक्स्ट है द इंग्लिश लैंग्वेज नीड्स अ न्यू एंड अ फंक्शनल एनवायरनमेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। देखो इंग्लिश जब भी हम सिखाते हैं तो एनवायरनमेंट नया नया होना चाहिए। नया का मतलब ये है हर बार कुछ ना कुछ नई सिचुएशन लेकर आओ। एंड एनवायरनमेंट फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल एनवायरनमेंट का मतलब है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा हवा में बात करा दी गई, नहीं, आपको रियल टाइम सिचुएशंस के साथ रिलेट करके बच्चों को समझाना है। जैसे कि सपोज करो हम अपनी क्लासरूम में एक दिन डिबेट रख सकते हैं डॉक्टर एंड पेशेंट का। ठीक है, एक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, एक बच्चा पेशेंट बन जाएगा, फिर उनको हम जो है इंग्लिश सिखाएंगे और एक डायलॉग डिलीवरी कराएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे ना डॉक्टर एंड पेशेंट के साथ रिलेट कर पाएंगे, ऐसे ही शॉपकीपर कंज्यूमर के साथ रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमें अलग अलग प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा, तभी बच्चे अच्छे से सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम ये देखते हैं अगर रिमोट एरियाज की बात की जाए, रिमोट एरियाज का मतलब यहाँ क्या है, ऐसे एरियाज जहां पर इजीली एक्सेस कर पाना मुश्किल है, जैसे कि हिली एरियाज हो गए। ठीक है, इसके अलावा गांव के जो इलाके हो गए, यहां पर हमने ये देखा है अक्सर कि कोर्स से रिलेटेड बुक्स ही नहीं होती हैं, ना कोई मटेरियल होते हैं, ना ही किसी एड्स वगैरह का मतलब किसी भी हेल्प का ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है स्टडी मटेरियल जो है वो एक्सेसिबल नहीं है बहुत सारे इलाकों में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। अब फॉल्टी रीडिंग हैबिट का मतलब ये है कि कई बार हमने ये भी देखा है
कि बच्चों में ना रीडिंग हैबिट्स जो होती हैं वो फॉल्टी होती हैं, फॉल्टी इन द सेंस उनको अच्छे से पता नहीं है कि कैसे रीडिंग करनी है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। कैसे है देखो, क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे पुट देयर फिंगर्स ऑन एवरी वर्ड, जैसे कि इन, अ, क्लास, करेक्टिंग, इंग्लिश, स्पेलिंग। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग माय फिंगर ओवर एवरी सिंगल वर्ड। सो दैट मीन्स कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है हर एक सिंगल वर्ड पर उंगलियां ऐसे रख रख के पढ़ते हैं, तो इट विल कॉज हिंडर इन देयर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स कि इससे उनकी कॉन्सेंट्रेशन हिंडर हो जाती है, रुक जाती है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लो साउंड में बोलते हैं, मरमर करते हैं, बट वो तेज आवाज में नहीं बोल पाते। जैसे कि ऐसे बोलना, इंग्लिश एज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज, है ना, आपको समझ आया? नहीं आया ना? तो वही है, बस कहने का मतलब ये है कि फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स होने की वजह से बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो टीचर ने क्या करना है? अब टीचर जो है इतनी सारी डाइवर्स क्लासरूम में हर एक पर तो किस तरीके से ध्यान देगी, तो इसीलिए बच्चों का क्लासरूम में प्रोपोर्शन कम होना चाहिए ताकि टीचर पर्सनल अटेंशन दे पाए एंड सभी बच्चों के अंदर जो ये फॉल्टी रीडिंग है इसको दूर कर पाए, इसको रिमूव कर पाए और बिल्कुल सही तरीके से कैसे पढ़ना है, कितना वोकल होना है, वो सब चीजें टीचर सिखा पाए। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। एक डिफिकल्टी हमें ये देखने को मिलती है कि डिफिकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी जो है इंग्लिश की वो इतनी वास्ट होती है जो बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती है। अब कितनी वोकैबुलरी करे, वोकैबुलरी कितनी सारी इंग्लिश में आप उठाकर देखो, और कई बार तो क्या होता है सेम वर्ड होगा, उसी वर्ड का मीनिंग बदल जाता है जब उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट अलग हो, है ना। तो क्या हमें देखने को मिलता है कि वोकैबुलरी जो है वो बहुत वास्ट है, वास्ट वोकैबुलरी। इसके अलावा वेरियस या न्यूमरस होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब होता है सेम साउंड के जो वर्ड होते हैं, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स इतनी सारी हैं, तो बच्चों के लिए इतना कुछ याद रखना तो इजी नहीं है। While teaching in a class, correcting English spellings and pronunciation of words is a very big challenge. इसके अलावा टीचर के लिए ये भी एक बिग चैलेंज होता है कि किस तरीके से इंग्लिश बच्चों की जो इंग्लिश स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, उनको करेक्ट करे, प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का अपना मदर टंग का, लोकल लैंग्वेज का या रीजनल लैंग्वेज का टच होता है, और उनकी जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनकी जो भाषा होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो सेकंड लैंग्वेज जो है उनको सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बिग चैलेंज है। नेक्स्ट है एग्जाम ओरिएंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप रिलेट भी कर पाओगे। देखो क्या होता है कि जो भी इंग्लिश लर्निंग का सिलेबस होता है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है कि बच्चे फाइनल एग्जाम दे पाए और एग्जाम देकर एग्जाम को क्लियर कर पाए। इसलिए नहीं सिखाया जाता कि बच्चों का जो लेवल है बोलने का वो रेज हो पाए। ठीक है, यहां पर आप क्या समझे, यहां पर आपने समझना ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है कि इस तरीके से सिलेबस को, इंग्लिश लर्निंग सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिलेबस को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि बच्चे बस एग्जाम देकर क्लियर कर दें। ठीक है, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चों की वाकई में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। दैट मीन्स एग्जाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कम्युनिकेशन पर कम ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे ना हमारे देश में, इसीलिए हमें देखने को मिलता है काफी बच्चे जो है इंग्लिश बोलने से वो चूक जाते हैं। नेक्स्ट है लर्नर्स एबिलिटी। इसके अलावा हमें वही बात है कि लर्नर की अलग अलग एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, ये भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एंड इस एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक टीचर का पढ़ाना, अपने मेथड्स यूज करना, सब एक मेजर चैलेंज हो जाता है टीचर के लिए। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑडियो में समझ आएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको ऑडियो विजुअल से समझ आएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको डॉक्यूमेंट्री से समझ आएगा। सो कहने का मतलब है इतनी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है एक टीचर जब पढ़ाने लगेगी तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग, एक मेजर चैलेंज हो जाएगा टीचर के लिए। इतनी डाइवर्सिटी को संभालना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके लिए हमें ऐसे टीचर्स चाहिए जो बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, काफी स्किलफुल हो, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे टीचर्स मिलने थोड़े से मुश्किल होते हैं।
इसके अलावा हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि डाइवर्स क्लासरूम में हमें यह भी देखने को मिलता है, सम चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं या तो कोई क्रॉनिक इलनेस से जो है सफर कर रहा होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह जाता है, या फिर कुछ ऐसे हैं जो जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होता है। हम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिस्ग्राफिया वगैरह के बारे में, ADHD के बारे में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं जिसकी वजह से उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। तो हमें इस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आपने इसको कैसे, देखो याद यहां पर कुछ करने का नहीं है, सब कुछ समझने का है। एक बार अच्छे से इसकी रीडिंग ले लेना जो जो मैंने कराया है। अब याद आपको ऐसी ऐसी चीजें रखनी है, जैसे कि एनसीएफ ने कहा मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह क्लासरूम में यूज करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, ऐसी चीजें याद रखने की है। और बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल में डिफरेंस क्या है, और इतना जो मैंने पढ़ाया इसको तो सिर्फ आपने समझना है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपने सिर्फ समझना है। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पर आपको जो ये स्क्रीन है यहाँ पर मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझे आप वहां भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।